नमस्कार। आइए जानते हैं रेडियो विज्ञापन लेखन के बारे में। रेडियो विज्ञापनों की उत्पत्ति आज से लगभग 100 साल पहले हुई। पहला रेडियो विज्ञापन न्यूयॉर्क के एक रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया गया। इस रेडियो विज्ञापन में एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताया गया था जहां पर घर उपलब्ध थे। यह लगभग 10 मिनट लंबा विज्ञापन था। 1922 से लेकर आज तक रेडियो विज्ञापनों ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर के दौरान रेडियो विज्ञापनों में बहुत बड़े परिवर्तन तो नहीं आए, परंतु कुछ परिवर्तन अवश्य आए हैं क्योंकि हमारी तकनीक बेहतर हुई है, हमारा लेखन बेहतर हुआ है, हमारे पास जो ध्वनि इफेक्ट्स थे वो बेहतर हुए हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से कुछ बदलाव आए हैं, परंतु जो आमूल व्यवहार है विज्ञापनों का वो नहीं बदला है। मूल भावनाएं जो है विज्ञापनों की वो नहीं बदली हैं। भारत में भी रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हो गई थी, परंतु विज्ञापन देने की औपचारिक शुरुआत सन 1967 में तब हुई जब ऑल इंडिया रेडियो के मनोरंजन चैनल विविध भारती ने विज्ञापनों का प्रसारण आरंभ किया। 1967 से पहले हम रेडियो पर विज्ञापन नहीं देते थे। रेडियो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। रेडियो विज्ञापनों के 6 मुख्य प्रारूप हैं। रेडियो विज्ञापन का प्रथम प्रारूप है स्पॉट विज्ञापन। स्पॉट विज्ञापन से तात्पर्य उन विज्ञापनों से है जो रेडियो पर प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य में आते हैं। ये 2 कार्यक्रमों के मध्य में भी हो सकते हैं और एक कार्यक्रम के अंतर्गत भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑल इंडिया रेडियो पर हवा महल सुन रहे हैं और हवा महल के बाद कोई दूसरा कार्यक्रम आना है तो उसके मध्य में ये स्पॉट हो सकते हैं। उसके अलावा हवा महल यदि 15 मिनट का कार्यक्रम है तो उस 15 मिनट में हो सकता है कि 10 मिनट के बाद ये रेडियो स्पॉट विज्ञापन प्रसारित किए जाएं। आमतौर पे ये 10, 15, 20, 30, 45 या 60 सेकंड के होते हैं, परंतु ये इससे अधिक भी हो सकते हैं। रेडियो विज्ञापनों का यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रचलित प्रकार है। दूसरा जो प्रकार है रेडियो विज्ञापनों का वो है जिंगल्स या विज्ञापन गीत। विज्ञापन गीत का अर्थ है एक छोटा प्रचार वाक्य, नारा अथवा पद्य जिसे स्मरणीय मनोरंजक धुन में पिरोया गया हो। जिंगल्स की खासियत यह होती है कि ये लंबे समय तक लोगों को याद रहते हैं। अतः यदि आप एक अच्छा संगीतमय जिंगल लिख पाते हैं तो वो लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। तत्पश्चात बारी आती है प्रशंसात्मक विज्ञापनों की, जिन्हें हम टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं। टेस्टिमोनियल्स अथवा प्रशंसात्मक विज्ञापन उन विज्ञापनों को कहते हैं जिनसे कोई संतुष्ट उपभोक्ता किसी उत्पाद की तारीफ करता है। इस प्रकार के विज्ञापनों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि क्योंकि वह उपभोक्ता पहले ही उस प्रोडक्ट का या उस सेवा का या उस विचार का इस्तेमाल कर चुका होता है और उससे संतुष्ट होता है, तो सुनने वाले के मन में भी उस चीज के ऊपर विश्वास करने की इच्छा बढ़ जाती है या उस विज्ञापन का उस पर प्रभाव अधिक पड़ने की संभावना हो जाती है। उदाहरण के लिए आपने इस तरीके के विज्ञापन सुने होंगे कि मैंने फला ब्रांड का तेल इस्तेमाल किया और मेरे बाल बहुत घने हो गए, या मैंने फला कोचिंग में पढ़ाई की और मैं बहुत अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में प्रवेश पा गया। तो इस प्रकार के विज्ञापनों को टेस्टिमोनियल्स अथवा प्रशंसात्मक विज्ञापन कहते हैं। उसके बाद आते हैं सीधी स्पष्ट सूचनाएं। सीधी स्पष्ट सूचनाएं देने वाले जो विज्ञापन हैं वह इनमें उद्घोषक सीधे सादे शब्दों में किसी उत्पाद, सेवा अथवा विचार की खूबियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। इन विज्ञापनों का फायदा यह है क्योंकि उद्घोषक के साथ लोगों का एक संबंध पहले से ही स्थापित रहता है। वह लगातार उन्हें सुन रहे होते हैं, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, अतः उनके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करने की संभावना अधिक हो जाती है। तत्पश्चात आते हैं नाटकीय हास्यपूर्ण विज्ञापन। इन रेडियो विज्ञापनों में किसी उत्पाद अथवा किसी विचार या सेवा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नाटकीय परिस्थितियों अथवा हास्य विनोद का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हास्य विनोद या नाटक आपके विज्ञापन के मूल तत्वों के साथ खिलवाड़ ना करें। जो आपका पहला कहना है, जो आपका पहला कार्य है, उत्पाद, वस्तु या विचार को बेचना या उसका प्रचार प्रसार करना, वो कहीं हास्य विनोद में दब के ना रह जाए। परंतु इस प्रकार के विज्ञापनों का एक बड़ा फायदा यह होता है कि ये लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं।
फिर आते हैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा किया गया अनुमोदन। इस प्रकार के विज्ञापनों में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति किसी उत्पाद, सेवा अथवा विचार का समर्थन अथवा उसकी प्रशंसा करता है तथा उनके द्वारा कही गई बातों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो जब वे किसी भी प्रोडक्ट, विचार या सेवा के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं तो लोग उसे मानते हैं। अब हम जानते हैं कि रेडियो विज्ञापन लेखन की परिभाषा क्या है या ये है क्या। यदि आपसे कोई पूछे कि रेडियो विज्ञापन लेखन क्या है तो आप उसे क्या बता पाएंगे। रेडियो विज्ञापन लेखन का सरल अर्थ है शब्दों, ध्वनियों एवं संगीत का रचनात्मक प्रयोग करते हुए किसी उत्पाद, सेवा अथवा विचार को अपनाने हेतु श्रोताओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। अर्थात आप कुछ लिखते हैं, उसमें आप कुछ ध्वनियां लगाते हैं, उसके पीछे आप कुछ संगीत लगाते हैं और इन सारी चीजों के संयोजन से आप अपनी बात को इस प्रकार कहते हैं कि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े, वे आपके उत्पाद को खरीदें या आपके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का इस्तेमाल करें या आप जो विचार उन्हें दे रहे हैं या उनको बता रहे हैं उस विचार को वे अपनाएं। रेडियो विज्ञापन लेखन का प्रमुख उद्देश्य है किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार को बेचना, ना कि श्रोताओं का मनोरंजन करना। एक बड़ी गलती जो बहुत अनुभवी लेखक भी कर देते हैं वो ये करते हैं कि वे उत्पाद बेचने की बजाय लोगों का मनोरंजन करने पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि जैसे ही आप इस दिशा में जाते हैं तो आप अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं या उससे भटक जाते हैं। रेडियो विज्ञापन लेखन में हास्य, कहानी, किस्सों, उपमाओं एवं रूपकों आदि विधाओं का प्रयोग करते हुए श्रोताओं को लुभाने का प्रयास किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारी चीजें आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपने द्वारा विज्ञापित उत्पाद को बेच सकें, ना कि लोग आपके विज्ञापन को देखकर हंसें, खुश हो, मनोरंजन हो उनका। ये सारी चीजें जरूरी हैं, पर ये सारी चीजें तभी काम आती हैं जब आपका मूल उद्देश्य जो है विज्ञापन का वो प्रमुख रहे, सामने रहे और ये सारी चीजें बैकग्राउंड में रहें। सरल शब्दों में कहें तो रेडियो विज्ञापन लेखन शब्दों के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं अथवा विचारों का विक्रय करने की कला है। अब बात आती है कि रेडियो विज्ञापन लेखन किया कैसे जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है या इसके तत्व क्या है। तो सबसे पहली चीज जो किसी भी लेखन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वह रेडियो विज्ञापनों के लेखन प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक है। आपके पास एक निश्चित कार्य योजना होनी चाहिए। रेडियो विज्ञापन लेखन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है प्रारंभिक शोध के साथ। रेडियो विज्ञापन लेखन के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह लिखना शुरू करने से पहले विज्ञापित किए जाने वाले उत्पाद, सेवा अथवा विचार से संबंधित समस्त जानकारियां एकत्रित करें। ये जानकारियां दो प्रकार की हो सकती हैं। सर्वप्रथम सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी से तात्पर्य है कि आपने देखा होगा, आप प्रतिदिन हजारों विज्ञापन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। विज्ञापन किसी भी वस्तु, उत्पाद, सेवा, विचार का हो सकता है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि आपके आसपास चल क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नई किताबें आई हैं, कौन से नए उपन्यासों को लोग पसंद कर रहे हैं, किस प्रकार की फिल्में चल रही हैं, लोग कैसी कहानियां पसंद करते हैं, लोग कहां घूमना जाना पसंद करते हैं, लोग किस कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अभी फैशन में क्या है। यह सारी जानकारियां सामान्य जानकारियां हैं। यह आपके पास अवश्य होनी चाहिए, तभी आप अपने लेखन की शुरुआत कर पाएंगे। दूसरे प्रकार की जो जानकारी है वो है विशिष्ट जानकारी। विशिष्ट जानकारी से तात्पर्य है कि जिस भी उत्पाद का आप विज्ञापन लिख रहे हैं उसके बारे में आपको छोटी से छोटी चीज पता करनी है। उदाहरण के लिए, आधुनिक विज्ञापनों के पितामह कहे जाने वाले डेविड ओगिलवी ने एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञापन लिखा। वह विज्ञापन एक बहुत ही महंगी कार के लिए था। उस कार के लिए विज्ञापन लिखते समय जो उन्होंने शोध किया, उस शोध में उन्होंने उस कार के इंजीनियरों से बात की, उस कार को बेचने वाले सेल्समैन से बात की, वे इस फैक्ट्री में गए जहां वह कार बन रही थी और
अंततः उन्होंने बात की उन मैकेनिकों से जो वह कार खराब होने की अवस्था या स्थिति में उसको सही करते थे। तो अंत में जब उन्होंने मैकेनिकों से बात की तो उन्हें पता लगा कि इस कार की सबसे बड़ी खासियत जो है वह इसके केबिन का शांत होना है, और उसी बात को उन्होंने अपने विज्ञापन में इस्तेमाल कर दिया। अब आप ये देखें कि वो बात उन्हें किसी इंजीनियर से नहीं पता लगी, मैनेजर से नहीं पता लगी, वह बात उन्हें पता लगी एक सामान्य मैकेनिक से। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सामान्य मैकेनिक से प्राप्त हुई जानकारी से एक अच्छा विज्ञापन निकला। अतः आपके लिए यह बेहद आवश्यक है कि आप जिस भी उत्पाद की, जैसे यदि हम एक और उदाहरण लें तो आप किसी होटल में जाते हैं, आपको उस होटल के बारे में विज्ञापन लिखना है। यदि आप उस होटल के बारे में विज्ञापन लिखना चाहते हैं तो आपको उस होटल के बैरों से बात करनी पड़ेगी, उसके मालिक से बात करनी पड़ेगी, वहां काम करने वाले लोगों से बात करनी पड़ेगी, और आपको बात करनी पड़ेगी जो लोग उस होटल में सामान सप्लाई करते हैं, और यहां से आपके विज्ञापन निकल के आएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ग्राहक से बात की और उस ग्राहक ने बताया कि यहां काम करने वाले वेटर जो हैं उनका स्वभाव, उनका सेवा देने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो आप इस बात को अपने विज्ञापन में इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि आपने इस रेस्टोरेंट को जो माल सप्लाई करता है उन वेंडर से बात की और उन वेंडर्स ने आपको बताया कि इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो माल में जरा सी भी खराबी होने पर उसे वापस भेज देता है, तो यह आपके विज्ञापन का एक स्रोत हो सकता है। आप यह कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में जो भी सामान बनाया या परोसा जाता है सबसे अच्छे दर्जे की चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार जब आप विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हैं और जितनी अधिक विशिष्ट जानकारियां एकत्रित करते हैं, आपके लिए विज्ञापन के लिखने हेतु जो चीजें चाहिए होती हैं वो उतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे उदाहरण आप यदि लें तो जो भी आपका लक्षित उपभोक्ता समूह है वो क्या चाहता है वो आपको पता कैसे लगेगा? आप यदि किसी डीओ का या किसी इत्र का विज्ञापन करना चाहते हैं तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी? सारे इत्रों की खुशबू लगभग एक जैसी भी हो सकती है। यदि आप गुलाब पर आधारित इत्र का विज्ञापन करना चाहते हैं और 10 अलग अलग कंपनियां उन्हें बना रही हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका उत्पाद दूसरों से अलग है? वह आपको तभी पता लगेगा जब आप उसके बारे में जाके उस इत्र के निर्माण की पूरी प्रक्रिया जानेंगे, आप देखेंगे कि उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, आप बात करेंगे जो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा जो आप अपने विज्ञापन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि विज्ञापन बनते किन के लिए हैं? विज्ञापन बनते हैं उपभोक्ताओं के लिए। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके उपभोक्ता आपसे क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनकी जनसांख्यिकी विशेषताएं अथवा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, यानी कि उनकी उम्र क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी आय क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है। यह सारी चीजें जब आपको पता होंगी तब आप अपने विज्ञापन को ठीक ढंग से उन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिख पाएंगे जो आपके लक्षित उपभोक्ता समूह पर वह प्रभाव डाल पाएंगे जो आप चाहते हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि उनके मनोवृत्ति परक प्रालेख अथवा साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। अब साइकोग्राफिक प्रोफाइल का अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए आप हैं, आपके साथ आपके 10 मित्र हैं, आप सब लगभग एक प्रकार की उम्र के हैं, एक प्रकार की आपकी पढ़ाई है, आप लोग एक प्रकार के आर्थिक सामाजिक स्तर से आते हैं, आपकी एक राष्ट्रीयता है, परंतु इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यदि आप आपस में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी पसंद और नापसंद अलग है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल या जनसांख्यिकी विशेषताएं कई बार आपको उपभोक्ताओं के बारे में सब कुछ नहीं बता पाती हैं, तो वहां पे आपको साइकोग्राफिक प्रोफाइल या मनोवृत्ति परक प्रालेखों के बारे में जानना जरूरी है। सरल भाषा में कहें तो यह साइकोग्राफिक प्रोफाइल और कुछ नहीं, आपके लाइफस्टाइल के जो निर्णय हैं उनको दर्शाती है। उसके अलावा आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिन उपभोक्ताओं के लिए आप विज्ञापन लिख रहे हैं उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कैसा है। इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण है कि भारत में बारिश या बरसात का जो मौसम है वो खुशी का मौसम है, परंतु कुछ पाश्चात्य देशों में वह दुख का समय है। तो यदि आप विज्ञापन लिख रहे हैं भारतीयों के लिए
तो आप बारिश को खुशी के मौसम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि वही विज्ञापन आप उन देशों में रहने वाले लोगों के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। यदि हम इसका एक अन्य उदाहरण लें तो भारत में जेठ का, खास करके उत्तर भारत में जेठ का जो महीना है वो गर्मी का महीना होता है और वो दुख से उसको जोड़ा जाता है। परंतु वही महीना यदि आप विदेशों में जाएं, पाश्चात्य देशों में, खास करके इंग्लैंड में, तो वहां पे वह महीना खुशी का महीना है। समर का जो उनका समय होता है उसके बारे में लोग इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा। तो अब यदि आप अपने विज्ञापन को भारत में करते हैं तो आपको जेठ की गर्मी का अर्थ कुछ अलग है और अंग्रेजों के लिए उसका अर्थ कुछ अलग है। आपको उसके साथ यह भी पता होना चाहिए कि आप जिनके लिए विज्ञापन कर रहे हैं उनकी पसंद या नापसंद क्या है। आप इस बारे में यह ध्यान रखिए, आपकी पसंद या नापसंद से उपभोक्ताओं को कोई मतलब नहीं है। और यदि आपकी पसंद और नापसंद आपके विज्ञापन में झलकती है तो शायद उपभोक्ता उससे सहमत ना हो और उस विज्ञापन का प्रभाव उन पर उस प्रकार ना पड़े जैसा आप चाहते हैं। किसी भी विज्ञापन में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोग उत्पाद या सेवाएं खरीदते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने में कुछ बदलाव चाहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि लोग अपने को कैसे देखते हैं, दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं और वे क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखें। यदि हम एक अन्य उदाहरण लें तो आप चॉकलेट क्यों खाते हैं? छोटा बच्चा चॉकलेट किसी अन्य वजह से खाता है, एक यंगस्टर किसी अन्य वजह से खाता है, एक बुजुर्ग किसी अन्य वजह से खाता है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप जो चॉकलेट बेच रहे हैं वो किस उपभोक्ता समूह को बेच रहे हैं, क्योंकि सबकी आकांक्षाएं उस चॉकलेट को खाने से लेकर जो जुड़ी हुई हैं वो अलग अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस चॉकलेट में कुछ और ढूंढ रहा है, वो सिर्फ चॉकलेट नहीं ढूंढ रहा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह क्या ढूंढ रहा है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता आपसे जानना क्या चाहते हैं। अर्थात जब आप उन्हें कोई वस्तु बेचने जा रहे हैं तो उपभोक्ता आपसे यह चाहते हैं कि यदि आपको वह अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो आपके पास भी उनको देने के लिए कुछ ना कुछ हो। केवल लच्छेदार बातें, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा संगीत शायद उन्हें आकर्षित ना कर पाए। यदि कोई उपभोक्ता आपके विज्ञापन को सुन रहा है तो वह यह जानना चाहता है कि वह आपके विज्ञापन पर भरोसा क्यों करे या आपका जो उत्पाद है उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार का विज्ञापन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपकी कार में 4 एयरबैग्स हैं और वो एयरबैग्स आपकी कार को बड़ा सुरक्षित बनाते हैं, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने कार में इस्तेमाल कर रखी है, तो उपभोक्ताओं को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे ये जानना चाहते हैं कि इन एयरबैग्स का उनके जीवन को सुरक्षित, सुगम बनाने में क्या योगदान होगा। अंतिम चीज जो है वह यह है कि क्या आप अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या वह पहले हो चुका है या उनके साथ ऐसा होगा? जैसे यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं या तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा ये कहलवा दें कि आपका जो उत्पाद है बहुत अच्छा है, या फिर आप संतुष्ट ग्राहकों द्वारा प्रशंसा अपने उत्पाद की करवा दें। ये 2 तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आप हमारा उत्पाद इस्तेमाल करें और यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। 10 दिन में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इससे उपभोक्ताओं के मन में एक विश्वास जागृत होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंत में जब आपने उनको प्रोत्साहित कर दिया, प्रेरित कर दिया कि वे आपका जो सामान है वे खरीदें या आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का इस्तेमाल करें, तो कैसे? यह सबसे ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि आपके उत्पाद को किस वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, किस दुकान से प्राप्त किया जा सकता है, किस फ़ोन नंबर पे यदि वे कॉल करेंगे तो वो सामान आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बताना ज़रूरी है। अब बात आती है रेडियो विज्ञापनों को लिखने की। हमेशा ध्यान रखें कि आपके विज्ञापन का केंद्र आप नहीं है, आपका उपभोक्ता है। आप उसको केंद्र में रख के लिखने की शुरुआत करें। सरल एवं आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग करें। अपने पांडित्य को मत दिखाएं। आप ये मत बताएं कि मुझे ये शब्द पता है या मुझे ये चीजें पता हैं।
जहां तक संभव हो तकनीकी शब्दावली के प्रयोग से बचें और यदि आवश्यकता हो भी तो उसका विवरण जरूर दें। संक्षिप्त रहें। संक्षिप्त रहने का अर्थ है कि जितना जरूरत हो उतना ही कहें। दीर्घ वाक्यों का, वाक्यांशों का, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग ना करें। सीधे मुख्य बिंदु पर आए, इधर उधर की बातें ना करें। निश्चित जानकारी प्रदान करें। अस्पष्ट जानकारी एवं शब्दों के अधिक प्रयोग से बचें। और एक बहुत जरूरी बात जो है कि भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग ना करें। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने शब्दों के माध्यम से अपने श्रोताओं अथवा अपने उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में एक तस्वीर उभार सकें। आप उनको उस चीज का एहसास करा सकें जो आपका उत्पाद उन्हें देगा या आपके द्वारा दी जाने वाली सेवा उन्हें देगी। उदाहरण के लिए, आप अपने उत्पाद को एक ऐसी स्थिति में पेश करें जो आपके उपभोक्ता चाहते हैं या जो आपके उपभोक्ताओं की फैंटेसी में है। अर्थात कि आपके द्वारा विज्ञापित उत्पाद का प्रयोग करके उनका जीवन कैसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, वे कैसे किसी हीरो की तरह लगने लगेंगे, या वे कैसे बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, या वे कैसे बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे और उस बुद्धिमत्ता की वजह से उनको क्या फायदे होंगे। जब आप ये सारी चीजें उनको बताते हैं तो वे आपका उत्पाद खरीदने को अधिक प्रेरित होते हैं। कई बार ध्वनि प्रभावों का प्रयोग भी आपके उत्पादों को बेचने में आपकी सहायता कर सकता है, परंतु इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनका अधिक प्रयोग मुख्य संदेश को दबा देता है। एक अन्य आवश्यक बात यह है कि उत्पाद से संबंधित मुख्य विक्रय बिंदुओं को जितनी बार संभव हो उतनी बार दोहराएं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पूरे विज्ञापन में सिर्फ मुख्य विक्रय बिंदु ही हो। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि रेडियो में आप जितनी बार अपनी बात को दोहराएंगे, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि लोग उसे सुनेंगे और उनके जहन में वो चीज बसेगी। आवश्यक होने पर भाषा को लयात्मक बनाने के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप अपने श्रोताओं को ये कहेंगे कि वे किसी चीज को इमेजिन करें या उसकी कल्पना करें। वह इमेजिनेशन जो है वह आपके शब्दों के माध्यम से उनके मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे रेडियो विज्ञापन के तत्व क्या होते हैं। एक अच्छा रेडियो विज्ञापन उपभोक्ताओं की भावनाओं, आवश्यकताओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। वह हमेशा किसी समस्या का समाधान उनको देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पैकेज्ड खाने का विज्ञापन करना चाहते हैं तो आप यह बताने की बजाय कि आप कितना अच्छा उत्पाद दे रहे हैं, आप यह यदि बताएंगे कि यह पैकेज्ड खाना जो है वह उनके जीवन को कैसे सरल बनाएगा, तो आपके विज्ञापन को लोग सुनेंगे। एक बहुत अच्छी तकनीक जो है अपनी बात को कहने की, वह है कहानी के माध्यम से। आपकी कहानी में 3 मुख्य चीजें होंगी, एक नायक, एक समस्या और उस समस्या का समाधान। जो नायक होगा वह इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आपका जो उपभोक्ता है उस नायक के साथ अपने को जोड़ पाए या उस नायक के रूप में अपने को देख पाए। फिर आप समस्या को बताएंगे और अंततः आप समस्या का समाधान, जो भी वस्तु आप विज्ञापित कर रहे हैं, उसके द्वारा करके दिखाएंगे। और जब यह होगा तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके उत्पाद को खरीदेंगे। विज्ञापन में हमेशा कोई ना कोई नई या महत्वपूर्ण सूचना भी आपको डालनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके उपभोक्ता हैं वो फायदा खरीद रहे हैं, गुण नहीं खरीद रहे हैं। गुण बहुत हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि सस्ती कारें जो हैं कई बार बहुत अधिक बिक जाती हैं। हो सकता है कि उनमें कोई गुण ना हो सकता है कि वो सुरक्षित ना हो सकता है कि उनके अंदर बहुत अधिक जगह ना हो, परंतु एक फायदा उनका यह है कि उनको चलाना और उनको इस्तेमाल करना सस्ता होता है। और एक ऐसी कार जिसके अंदर बहुत गुण है वो शायद उपभोक्ता ना खरीद पाए या ना खरीदना चाहे। तो आप गुण मत बेचिए, आप फायदे बेचिए और उपभोक्ता के लिए फायदे बेचिए। जो हमने पहले बात की थी कि उपभोक्ताओं को उत्पाद के विशिष्ट विक्रय बिंदुओं की जानकारी जरूर दें। यह जानकारी या तो आपके विज्ञापन के आरंभ में आ जाए या उसके अंत में आए।
बीच में इस प्रकार की जानकारी देने से यह हो सकता है कि वह बात बीच में कहीं छुप जाए और लोगों तक या आपके उपभोक्ताओं तक ना पहुंच पाए। महत्वपूर्ण विक्रय बिंदु से तात्पर्य यह नहीं है कि आपका जो उत्पाद है वो बिल्कुल ही अलग होगा या उसमें बिल्कुल ही कोई नई चीज होगी। आप कुछ ऐसा भी बता सकते हैं जो किसी अन्य ने उससे पहले बताया ना हो। मान लीजिए कि कोई टॉफी बनाने वाली कंपनी है, तो बहुत सी टॉफी बनाने वाली कंपनियां इस दुनिया में हैं और वे लगभग एक ही प्रकार की मशीनरी का, एक ही प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग करती हैं। पर यदि यह बात किसी ने पहले नहीं बताई है कि सभी लोग एक ही तरीके के सुरक्षा मानक या साफ सफाई के मानक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं और यह आपके विज्ञापन का मुख्य विक्रय बिंदु हो जाएगा। अब एक आवश्यक चीज यह है कि आप अपने विज्ञापन लिखने के लिए रचनात्मक विचार कैसे उत्पन्न करें। तो रचनात्मक विचार उत्पन्न करने का जो तरीका है वह आता है शोध से। आप अपने उत्पाद के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, उसको विभिन्न पहलुओं से देखिए, इस सारी जानकारी को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखिए और उसको एक साथ संकलित कीजिए। सारे दृष्टिकोण जो हैं वह आपके काम नहीं आएंगे, परंतु जब आपके पास बहुत तरीकों से उसे देखने की क्षमता होगी तब आप उसमें से एक बेहतर विकल्प चुन पाएंगे अपने विज्ञापन के लिए। रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने आसपास होने वाली हर घटना से पूरी तरीके से वाकिफ रहें। काल्पनिक अवधारणाएं बनाने से बचें और सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करें जो आपको सामने दिख रही हों। आपका लेखन आपकी भावनाओं को प्रमाणित करने के लिए नहीं है, आपके विचार भी आपकी भावनाओं को प्रमाणित अथवा प्रसारित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका जो लेखन है उसमें रचनात्मकता तब आती है जब आप अपने उपभोक्ताओं में वांछित भावनाओं को जगाने का प्रयत्न करते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप एक विक्रेता हैं, एक साहित्यकार नहीं है, एक कलाकार नहीं है। अतः आपका उद्देश्य आपके लेखन कौशल को प्रदर्शित करना नहीं है। एक विज्ञापन लेखक की रचनात्मकता इस बात में है कि वह अपने उत्पाद को कितना अधिक से अधिक बेच पाता है या अपने विचार को कितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाता है। रेडियो विज्ञापन की रचनात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ता उसको देखने के बाद वाणिज्यिक प्रतिक्रिया क्या देते हैं, ना कि भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या देते हैं। विज्ञापन को लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि आप उसको छोटे छोटे भागों में बांटें। भले ही आपका विज्ञापन 30 सेकंड का ही हो, आप उसको 10 सेकंड के छोटे छोटे भागों में बांटने का प्रयास करें। तब यदि आप उसके बारे में लिखेंगे तो लोग उसको बेहतर समझ पाएंगे। एक बात जो और ध्यान रखने योग्य है कि आपका कार्य समाज में परिवर्तन, सुधार या इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। आप अधिक से अधिक अपने लेखन को इस बात पर केंद्रित करिए कि लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपने लिखा है उसको जितनी अधिक से अधिक बार हो सके उतनी अधिक से अधिक बार पढ़िए, देखिए, दूसरे लोगों को पढ़ाइए। तब आपको यह पता लग पाएगा कि उसमें क्या गलतियां थीं और उन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। और यदि आप यह सारी चीज़ें करते हैं तो आपको एक अच्छा रेडियो विज्ञापन लेखक बनने से कोई नहीं रोक सकता।